यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद वापस से आपका स्वागत है। यस पीपल, ओ भाई साहब, तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं एंड दैट इज द क्वेश्चन नंबर, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, 11 पे आ जाइए। 11 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 105। वाओ, अपने कितने लेक्चर हो गए? 27वां लेक्चर है ना आज। वी हैव टोटल 53 to 55 लेक्चर। आज 28 है, तो हाँ मतलब इन बिटवीन अपन 50% के आसपास है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर इस पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ सब लोग। ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन टू क्वेश्चन नंबर 11। और देखिए क्वेश्चन नंबर, बोलते हैं मेरे बुक के 200 पेज भर गए। मेरे भी भर गए। मेरे बुक के कितने पेज हो गए पता है? मैं आपको बताऊं, मेरे बुक के पेज हो गए हैं 250। जो क्लास नोट वाली बुक है 250, एक ही बुक चल रही है। वेरी गुड। 300, चलो 200 के आसपास पेज हो गए होंगे। चलिए आ जाइए सब लोग आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, गणेश चतुर्थी है तो क्वेश्चन भी गणेश नाम से। देखो हिडन टैलेंट ना, हाँ, कि भाई क्वेश्चन गणेश नाम से आना चाहिए गणेश उत्सव के बीच में। चलो ए भाई, ये पेन घुमा रहा है क्वेश्चन पे। चलिए आ जाइए सब लोग। मिस्टर गणेश रिसीव द फॉलोइंग गिफ्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर सुंदर। गणेश का दोस्त कौन है? सुंदर। सुंदर जैसा दोस्त होना चाहिए। सुंदर गिफ्ट दे रहा है गणेश को। सबसे पहले कैश गिफ्ट दिया 51,000 ऑन हिज बर्थडे ऑन 19 जून 2024। एक बात बताओ, गणेश का बर्थडे है और बर्थडे के दिन सुंदर ने 51,000 रुपया कैश गिफ्ट दिया। टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट? टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट? राइट आंसर इज टैक्सेबल। सीधी सी बात है, 50,000 से ज्यादा मिला, टैक्सेबल। दूसरी चीज, उसने 50 शेयर्स दिए बीटा लिमिटेड के, जिसका फेयर मार्केट वैल्यू 60,000 है, ऑन हिज बर्थडे ऑन 19 जून 2024। दोस्त देगा 51,000 तो कैश दे रहा है, शेयर्स और दे दिए 60,000 के। सुंदर ने गणेश को 60,000 के शेयर दिए। एक बात बताओ, शेयर मूवेबल प्रॉपर्टीज में आता है कि नहीं आता? टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तो इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, तो ये भी आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद इसको और दे रहा है गिफ्ट। भाई सुंदर तो बड़ा अच्छा फ्रेंड है। 100 शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड, जिसका फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 70,000 है ऑन द डेट ऑफ द ट्रांसफर। ट्रांसफर की डेट पे फेयर मार्केट वैल्यू 70,000 है। द गिफ्ट वॉज रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। द सुंदर हैड परचेज दिस शेयर एट 50,000। अब सुंदर ने कितने में खरीदा था उससे मतलब नहीं, हमको तो गिफ्ट में मिला। अब गणेश को 70,000 के शेयर और गिफ्ट में मिले, तो मैं बताऊं ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो मैं बताऊं, देखो तीनों चीजें टैक्सेबल हो रही है। एक तो सुंदर ने कैश गिफ्ट दिया, वो भी टैक्सेबल है 51,000। अगर बीटा लिमिटेड के शेयर है वो फ्री में मिले 60,000 के, वो भी टैक्सेबल है। अल्फा लिमिटेड के शेयर मिले 70,000 के, वो भी टैक्सेबल हो जाएंगे। आज की वैल्यू 70,000 है, एफएमबी टैक्सेबल होगी। उसने आगे वाले ने कितने में खरीदा था, हमको क्या मतलब, हमको तो गिफ्ट मिला है, तो गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा। आगे क्या दे रखा है फर्दर? ऑन 20th November 2024 Mr. Ganesh purchased a land from his sister's mother-in-law for 5 lakh, जिसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 7 लाख है। एक बात बताओ, सिस्टर की सास
सिस्टर की सास रिलेटिव है क्या नहीं है, उससे एक प्लॉट खरीदा है, लैंड खरीदा है 5 लाख में, जिसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 7 लाख है। तो मैं एक बात बताऊं, लो कंसिडरेशन पे इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदा, डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है एंड एसडीवी कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है, तो मैं बोलूं 2 लाख अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, 2 लाख अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। गणेश के हाथ में, किसके हाथ में? गणेश के हाथ में। उसके बाद क्या हुआ? ऑन 15 Feb 2025, 15 Feb 2025 को ही सोल्ड द 100 शेयर ऑफ द अल्फा लिमिटेड फॉर 1 लाख। एक बात बताओ, अल्फा लिमिटेड के शेयर इसके दोस्त से इसको गिफ्ट में मिले थे 70,000 के, 70,000 पे आईएफओएस में टैक्स भरा था, तो 70,000 पे आईएफओएस में टैक्स भरा और अब उसने आगे 1 लाख में उसको बेच दिया, तो मैं बोलूं ये 70,000 इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। तो 1 लाख माइनस 70,000, 30,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, क्योंकि मिला है वो अभी मिला था दिवाली पे और उसने बेच भी दिया फेब 2025 में। पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो 2 साल से ज्यादा, 2 साल से ज्यादा नहीं है यहां पे, तो यहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 30,000 पे। समझा के नहीं समझा? यस और नो? कंप्यूट द, गणेश के हाथ में अदर सोर्सेज का इनकम कितना आएगा और कैपिटल गेन का इनकम कितना आएगा, वो आपको निकालना है। चलिए लिखिए, हेडिंग दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 105। मिस्टर गणेश, प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। सबसे पहले लिखो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। लिखो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। लिखो 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 लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसको क्या क्या गिफ्ट में मिला? जो बोर्ड पे दिख रहा है कॉपी करो। गिफ्ट जो बोर्ड पे दिख रहा है कॉपी करो ना। तो अल्टीमेटली मैंने तो लिख लिया, तुमको लिखना बाकी है। हाँ क्या हुआ? पाप लगेगा? लगने दो। बोले आपकी बीवी दारू पी के आएगी, कोई दिक्कत नहीं। बोलते आपकी बहू दारू पी के आएगी। ओ भाई साहब, ये बोलता है सुंदर गुजराती होगा पक्का। अब सुंदर गुजराती है या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? दया का भाई सुंदर ना। ओ भाई साहब, दया। चलिए इतना लिख के हो गया। हाँ जी, मैंने चिटिंग किया। अब तुम पाप लगवाना है तो लगवा लो, और क्या बोलूं मैं। लगवा दो पाप, क्या फर्क पड़ता है। बोले पाप लगेगा। सेम टू यू। छोटे थे तो आपको कोई गाली देता था, बोलने का सेम टू यू, ठीक है? ऐसा पता है तुमको? तुम ना ऐसा जो बोलता है वही होता है। तुम बेटा लिख लो पहले। ये बंदी इतनी एक्टिव हो जाती है ना चीजों में, ठीक है? लिखना छोड़ छोड़ के हाँ जो ऐसे
ये नेता होनी चाहिए थी। डिबेट कंपटीशन में जाया करो बेटा तुम। हाँ जी, एक जोक पास करो, जोक। जोक सुना दो, जोक मेरे को ऐसे 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 मेरे को नहीं आता, जोक ऐसे इंस्टेंट हो जाता है, बट ऐसे नहीं आता है। ऐसे याद नहीं आता मुझे, मतलब ऐसे जब याद आती है तो मैं सुना देता हूँ स्टोरी तुमको, बट ऐसे याद नहीं आता मेरे को स्टोरी। मेरे स्कूल का, मेरे स्कूल में ऐसे स्टोरीस्ट, स्कूल में बेस्ट फ्रेंड कौन से थे? ऐसा कुछ नहीं। हमारे क्लास में लड़कियां ही 4 थी और लड़के थे 50, ठीक है। तो अब अब हमारे वहां पे, हमारे वहां एक बार क्या हुआ पता तुमको? स्कूल में मैं और मेरा एक फ्रेंड, हम लोग जैसे हमारे स्कूल में तुम्हारे मतलब 8 पीरियड्स होते थे हमारे यहाँ पे, और स्कूल 4 बजे छूट जाती, 4 साढ़े 4 बजे, गवर्नमेंट स्कूल 10 बजे। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो थोड़ा पढ़ने में होशियार था, ठीक है, जिसके पापा टीचर थे स्कूल में। तो आपको पता रहेगा टीचर के बच्चों की एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा ही रहती है, ठीक है, और वो थोड़े होशियार भी रहते हैं, डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेते हैं, करते हैं। तो वो भाई, और वो लाइक मेरे ऐसे दोस्त होते नहीं थे पढ़ने वाले, बट एक दिन वो बोला कि चलना यार मेरे साथ लाइब्रेरी चल, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो मैं उसके साथ लाइब्रेरी गया, और लाइब्रेरी में उसको बुक लेनी थी क्योंकि उसका कोई एक कंपटीशन था, और उसके लिए बुक लेने के लिए लाइब्रेरी गए। तो लाइब्रेरी जाते जाते 5 साढ़े 5 बज गए, हम सबसे लेट आए। तो स्कूल में कुछ भी नहीं था, क्लासरूम खाली पड़ा था, और क्लासरूम खाली में और मेरा और उसका ही बैग पड़ा था। हम दोनों बैग लेके वहां से निकले, और मैं और वो बैग लेके निकले। तो वो भाई ने क्या किया, एक लड़की का जो टेबल था उसके ऊपर ऐसा कोई ऐसे आई लव यू लिख लिया।
ठीक है, लड़की के टेबल पे, जो लड़की की बेंच होती है उस पे उसने आई लव यू लिख लिया भाई। तो भाई ने उसने सोचा भाई इट्स नॉर्मल, ठीक है लिख लिया करके तो मिट जाएगा थोड़ी देर में, चौक से लिख लिया। अब सुबह हुआ, जब सुबह आए तो सब बच्चे क्लास के अंदर है, हमारे क्लास के बच्चे बाहर खड़े हैं और क्लासरूम लॉक है, क्लासरूम लॉक है, हमको अंदर ले ही नहीं रहे, बंद सब एकदम। हम सोच रहे हुआ क्या भाई, हुआ क्या। तो हमारे जो टीचर है वो मतलब एक स्कूल में होते हैं ना 2-3 टीचर होते हैं जो बहुत ऐसे मतलब खतरनाक होते हैं। ये माना जाता है कि भाई इनके घर पे तकलीफें है, फ्रस्ट्रेशन घर का है, निकाल हम पे रहे हैं, ठीक है, ये खुश नहीं है अपनी पर्सनल लाइफ में। तो ऐसे वाले भाई साहब 2 टीचर आ गए, ठीक है, और 2 टीचर जो है उन्होंने मतलब ऐसे धमकाना चालू किया कि बताओ किसने लिखा है, क्या लिखा। मैं उस दोस्त की तरफ देखूं और वो मेरी तरफ देखे, क्योंकि हम दोनों को ही पता है कि तुम बेशरम हो, तुम्हारी बहनें हैं, बहनों के टेबल पे तुम ये लिखते हो। किसी ने वो उसमें से एक बंदे को उठाया उन्होंने, उसका नाम था योगेश, और योगेश को बुला के बोलते तू साइन कर अपना। अब उसने लिखा है आई लव यू, और यू वैसा लिखा जैसे योगेश दिख रहा है वहां पे, ठीक है। वो योगेश से साइन करा रहे हैं बेचारे से, योगेश ने 3 बार साइन कर दिया, योगेश का साइन मैच नहीं हो रहा है। अब मैं और वो हम दोनों ने कसम खाई कि हम जब तक जिंदा है ये किसी को नहीं बताएंगे नहीं तो हमको ऐसा मारेंगे यहाँ पे, ठीक है। और भाई साहब हम लोगों ने एक दो तो कसम खा ली जबरदस्त। मैंने कहा आज के बाद, और वो जो टीचर थे जो सबसे खतरनाक, उन्होंने बोला था कि मैं इस बैच के कंप्लीट होने तक मैं पता कर दूंगा किसने लिखा था, ठीक है। आज 10 साल हो गए हैं, ठीक है, 10 साल नहीं, कितने साल हो गए होंगे, 2000, और ये मतलब 4-5 की स्टोरी है, 5 की, और कितने 20 साल हो गए, अब तक पता नहीं कर पाए वो, ठीक है और उसके बाद में उसमें हुआ क्या, 3-4 जो एक क्लास में 3-4 ऐसे खराब बच्चे होते हैं, पता है तुमको, जो पीछे बैठते हैं, आवाज, उनको मारा, उनको जो मारा है पकड़ के। मैं और मेरा दोस्त देख रहे हैं भाई उनको मार रहे, तुम बताओ, तुम ही लास्ट आए थे क्लास में, ठीक है, तुम ही लास्ट में थे। उनको बेचारों को तीनों को ऐसा धोया, वो बोले हमने कुछ नहीं किया है, बट क्या होता है ना, वो तो पहले से हिट लिस्ट में होते हैं ना, तो उनको ऐसा मारा है, ऐसा मारा है। और वो टीचर का बच्चा अगर पता चल गया होता तो वो बेचारा गया। तो उसने और हमने ऐसी कसम खाई ना, स्कूल से भी गया, घर से भी गया, घर पे भी मारते हो उसको, ऐसा सिखाते हो बच्चों को। तो टीचर के बच्चों को बेचारों को एक्स्ट्रा ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। टीचर के बच्चों को कोई एडवांटेज नहीं होता बेचारों को, कोई उल्टा हर जगह यही होता है कि भाई टीचर का बच्चा है, ठीक है। एडवांटेज थोड़ा बहुत होता है छोटे लेवल पे, ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत तो एडवांटेज होता है टीचर के बच्चों को। हाँ क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे दोस्त ने नहीं, मैंने लिखा ऐसा नहीं, बट मैंने लिखा नहीं, मेरे को ऐसा, मैं सीधा ही बोल देता अगर होता तो, ठीक है। लिखने की थोड़ी जरूरत पड़ती भाई, ज्यादा मना कर देती अगर ऐसा होता तो, ठीक है। चलो देखो, हाँ, तो अपन अब आगे एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। एक बात बताओ, आपको पता है हमने 500 साल पहले, ये बोलता मैं जाके बोल दूंगा आपके सर को, बोल देना। वो तो अभी मिलते तो बहुत खुश होते हैं देख के मेरे को, ठीक है, बोलता मैं तेरे वीडियो देखता हूं करके। मैंने कहा चलो अच्छी बात है चलो अब एक बात समझना, इधर देखो, ऑल पीपल पे अटेंशन। आपको पता है हमने एक सेक्शन पढ़ी थी 50C, कौन सी सेक्शन पढ़ी थी, वापस 50C आ गई। 50C कौन सी सेक्शन थी, बोलो ना एक बार। कि अगर आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि कैपिटल असेट है, और उसको अगर आप ट्रांसफर कर देते हो एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू किससे ज्यादा है, 110% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा है, तो वो एसडीवी आपका क्या माना जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यही पढ़ा था। अब एक बात बताओ, ये सेक्शन तो कैपिटल असेट पे लगेगी, बोलो कैपिटल असेट पे लगेगी, तो स्टॉक इन ट्रेड पे तो लगेगी ही नहीं। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको जब कैपिटल असेट का पहले दिन डेफिनेशन बताया था, उसमें मैंने यह बताया था कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर इट इज मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, वेदर इट इज कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट, और उसमें से स्टॉक इन ट्रेड को अलग कर दिया था।
तो बाबू स्टॉक इन ट्रेड पे ये सेक्शन लगेगी ही नहीं, तो बिल्डर को तो मजा आ जाएगा भाई। जो बिल्डर जो होंगे रियल लाइफ में, वो बिल्डर तो क्या करेंगे, मार्केट में प्रॉपर्टियों को कम कम रेट में बेचेंगे, मतलब कैश लेंगे और एसडीवी से भी कम में बेच लेंगे। तो बिल्डर को पकड़ने के लिए एक सेक्शन डाली गई और वो सेक्शन का नंबर है सेक्शन 43 CA करके। और मैं बता दूं 43 CA, CA तो आप भूलोगे नहीं, 43 भी लव यू बोलते थे ऐसा करके छोटे थे तो, हाँ 143 1 तो तुम हो ना, तो लव यू CA याद रह जाएगा। तो अब एक बात समझना, 43 CA जो सेक्शन है, ये सेक्शन डाली बिल्डर के लिए। और मैं बताऊं ये सेक्शन कौन से हेड की है पता है आपको? ये सेक्शन कैपिटल गेन की नहीं है, ये सेक्शन अदर सोर्सेज की भी नहीं है, ये सेक्शन बिजनेस की है। देखो सेक्शन का फ्रेमिंग कैसे होता है, 22 से लेके 27 तक की जो सेक्शन है वो हाउस प्रॉपर्टी में आती है, 28 से लेके और मैं आपको 44 तक की सेक्शन है वो बिजनेस में पढ़ाऊंगा, और 45 से लेके एंड 55 तक की सेक्शन है ये नॉर्मली जो है वो आपके, सॉरी 55, एक सेकंड 40, अरे सॉरी पीजीबीपी की सेक्शन 28 से 45 से लेके 55 तक की सेक्शन है वो कैपिटल गेन की आती है, और 56 से लेके आगे जो सेक्शन है वो आईएफओएस की आती है। तो देखो अगर आप 43 CA देखोगे तो 43 CA जो सेक्शन है वो बिजनेस की सेक्शन है। देखो अभी थोड़ी देर पहले कैपिटल गेन पढ़ रहे थे, फिर अदर सोर्सेज पढ़ा, और अब मैं एक सेक्शन बिजनेस की भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द इनकम टैक्स करके। तो अब एक बात समझना, बड़ी सिंपल सी सेक्शन है, कोई फर्क नहीं है। ये सेक्शन बोलती है कि अगर आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बोलो क्या है, और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, बोलो क्या है, और स्टॉक इन ट्रेड को सेल कर देते हो और उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 110% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपके लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग योर बिजनेस इनकम। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, एक जैसे बिल्डर है और उस बिल्डर का नाम है मान लो रोहन बिल्डर, और रोहन बिल्डर ने क्या किया, एक फ्लैट बेचा, और ये फ्लैट का सेलिंग प्राइस है वो मान लो 40 लाख है, लेकिन इसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख है। तो गाइस जब इसके पीजीबीपी का इनकम निकालेंगे तो पीजीबीपी का इनकम निकालते टाइम बाय जो सेल रिकॉर्ड करना पड़ेगा वो 40 लाख नहीं करेंगे, हम कितना करेंगे, 50 लाख, हम 50 लाख करेंगे। मतलब सेम रेप्लिका है ये सेक्शन 50C का, सिर्फ फर्क इतना है कि देखो जब भी आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो अगर आपके लिए कैपिटल असेट है, और कैपिटल असेट है तो बेटा आपको सेक्शन लगेगी कैपिटल गेन की 50C। लेकिन वही इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, बोलो क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है, तो आपको सेक्शन लगेगी 43 CA। अगर वो स्टॉक इन ट्रेड है तो स्टॉक इन ट्रेड के केस में आपको जो सेक्शन लगेगी वो 43 CA करके सेक्शन है, वो 43 CA जो है वो सेक्शन लगेगी, और आपकी इनकम पीजीबीपी हेड में चली जाएगी, और कैपिटल गेन में ऊपर वाले केस में आपकी इनकम है वो कैपिटल गेन में जाएगी। तो अब आपको ध्यान रखना है, देखो अगर बिल्डर ने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचा तो बिजनेस हेड में जाएगी और वहां पे 43 CA सेक्शन लग जाएगी, और अगर आपने नॉर्मली घर वर बेचा तो 50C लगेगी और आपके हाथ में कैपिटल गेन में जाएगी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो अपन ने कौन सी सेक्शन पढ़ी, 43 CA, बोलो 43C, 43 CA, 4 + 3 इज अ 7, थाला फॉर द रीजन, लिखो हेडिंग दो। आधे लोग देख रहे ये क्या था चलो कोई बात नहीं, लिखो सेक्शन 43 CA, हेडिंग दो सेक्शन 43 CA। हाँ मुंबई इंडियंस जैसे, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यहां आरसीबी फैन भी रहेंगे, उनका बेचारों का लक ही खराब है। हाँ WPL में जीत गए ना, वेरी गुड बेटा, वुमेन्स। चलो 43 CA, हेडिंग दो SDV ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ बिल्डर।
हेडिंग दो, SDV treated as full value of consideration in case of builder. SDV treated as full value of consideration in case of builder. In case of builder. लिखिए नेक्स्ट लाइन में, लिखिए नेक्स्ट लाइन में, क्या लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, जैसा मैं बोलता हूं वैसा लिखो। इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी held as stock in trade, in case of immovable property held as stock in trade, held as stock in trade, if SDV is more than 110% of consideration, held as stock in trade, if SDV is more than 110% of consideration, SDV is more than 110% of consideration, then such SDV is treated as, then such SDV is treated as FVOC, FVOC while calculating, FVOC while calculating business income, while calculating business income, while calculating business income. अब देखो यहां अगर बिल्डर एसडीवी से सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या बिल्डर का केस भी वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर करा सकता है या नहीं? तो लिखिए नेक्स्ट लाइन में, इफ असेसी नॉट सेटिस्फाइड विथ एसडीवी, इफ असेसी नॉट सेटिस्फाइड विथ एसडीवी, then his case may transfer to valuation officer, then his case may transfer to valuation officer, ब्रैकेट में लिखिए सेम एज सेक्शन 50C, ब्रैकेट में लिखिए सेम एज सेक्शन 50C, सेम एज सेक्शन 50C। अब क्वेश्चन आता है कि बिल्डर के लिए सर एसडीवी कौन सी डेट की लेंगे, रजिस्ट्रेशन या अग्रीमेंट? तो नॉर्मली रजिस्ट्रेशन, बट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डेट ऑफ अग्रीमेंट अलग अलग है, और अग्रीमेंट की डेट है उससे पहले पहले बिल्डर को कुछ ना कुछ पैसा मिल गया है तो अग्रीमेंट की डेट की लेंगे। तो लिखो एक लाइन छोड़ के लिखो, नॉर्मली एसडीवी कंसिडर्ड, नॉर्मली एसडीवी कंसिडर्ड ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, normally SDV considered on the date of registration, normally SDV considered on the date of registration, but if date of agreement and registration are not same, but if date of agreement and registration are not same, date of registration and agreement are not same, then assessee can take, then assessee can take SDV as on date of agreement, then assessee can take SDV as on date of agreement if he received consideration, if he received consideration or part thereof, if he received consideration or part thereof by account pay check, by account pay check or account pay demand draft, account pay demand draft or any mode of electronic clearing system, or any mode of electronic clearing system, any mode of electronic clearing system up to the date of agreement, up to the date of agreement, up to the date of agreement.
अप टू द डेट ऑफ अग्रीमेंट। जो बोर्ड पे दिख रहा है वो लिख लो, जो बोर्ड पे एरो करके दिख रहा है। इमूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल असेट है, 50 सी लगेगा कैपिटल गेन। इमूवेबल प्रॉपर्टी एसआईटी है, 43 सी लगेगा पीजीबीपी में। चलिए डन। अब मैं एक और लास्ट पॉइंट लिखवा रहा हूं, मतलब लिखवा पहले समझा देता हूं और उसके बाद में अपन क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद और कुछ नहीं करेंगे आज। इधर देखो सब लोग, इधर देखो। एक बात बताओ, आप लोगों को पता है, मैंने को एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, उस क्वेश्चन का मुझे आप आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। एक बंदी है जिसका नाम है पूजा, और पूजा का एक ज्वेलरी का दुकान है जिसका नाम है पूजा ज्वेलर्स। याद आया? अब पूजा ज्वेलर्स है, वो ज्वेलरी में डील कर रही है। अरे बोलो हां, ज्वेलरी का दुकान है। अब एक बात बताओ, पूजा ज्वेलर्स ने अगर कोई ज्वेलरी खरीदी और ज्वेलरी इसने खरीदी, मेरे को एक बात बताओ, जब ज्वेलरी का बिजनेस है तो ये पीएनडल बनाएगी और ज्वेलरी खरीदेगी वो इधर आएगी और ज्वेलरी बेचेगी वो इधर आएगी। मुझे एक बात बताओ, पूजा का ज्वेलरी का जब बिजनेस है तो पूजा जो ज्वेलरी खरीदेगी वो मार्केट वैल्यू से कम पे खरीदेगी या मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे खरीदेगी? अगर आपका ज्वेलरी का बिजनेस है तो आप जो ज्वेलरी खरीदोगे वो मुझे बताओ मार्केट वैल्यू पे खरीदोगे या मार्केट वैल्यू से कम पे खरीदोगे? लॉजिकल है कि भाई पूजा ने क्या किया, ज्वेलरी परचेज की, और वो परचेज की मान लो 10 करोड़ की ज्वेलरी, और जिसका फेयर मार्केट वैल्यू है वो 11 करोड़ है। भाई ऐसा ही तो होगा कि जो फेयर मार्केट वैल्यू है उससे कम पे वो ज्वेलरी है वो एक्वायर करेगी और फेयर मार्केट वैल्यू पे तो बेचेगी। भाई फेयर मार्केट वैल्यू पे एक्वायर, फेयर मार्केट वैल्यू पे बेचेगी और उससे कम पे खरीदेगी। अब एक बात बताओ, जब आप पीएनडल बनाओगे तो पीएनडल में इधर परचेज है वो 10 करोड़ आएगा, और भाई जब सेल करेगा उस पे कितना आएगा? 11 करोड़ आएगा। तो मैं बोलूं 1 करोड़ पे ऑलरेडी पीजीबीपी में टैक्स लग जाएगा। लेकिन कल तो हमने एक अदर सोर्सेज में यह पढ़ा था कि भाई साहब अदर सोर्सेज में गिफ्ट वाली सेक्शन को याद करो कि मनी गिफ्ट में मिला, एग्रीगेट एफएमवी 50 से ज्यादा है, फुल्ली टैक्सेबल। मूवेबल असेट गिफ्ट में मिला, और मूवेबल असेट के केस में वहां पे क्या था कि भैया शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एंड सो, अगर वो गिफ्ट में मिला और एफएमवी 50 से ज्यादा है, फुल्ली टैक्सेबल। वहां लो कंसिडरेशन भी था कि एफएमवी माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस 50 से ज्यादा है तो डिफरेंस इज टैक्सेबल। अब आप बोलोगे कि पूजा ने ज्वेलरी खरीदी है, वो 10 करोड़ में खरीदी है, जिसका एफएमवी जो है वो 11 करोड़ है, और एफएमवी माइनस कंसिडरेशन, बाबू यहां अगर आप 1 करोड़ पे आईएफओएस में टैक्स लगाओगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इस 1 करोड़ पे तो ऑलरेडी बिजनेस में टैक्स लग जाएगा ना बाद में जब वो बेचेगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक क्लेरिफिकेशन दिया कि जो अदर सोर्सेज की सेक्शन हमने पढ़ी है 56(2)(10), वो नहीं लगेगी अगर आप जो खरीद रहे हो या आपको जो गिफ्ट में मिल रहा है वो स्टॉक इन ट्रेड है। स्टॉक इन ट्रेड है तो नहीं लगेगा, मतलब कुल मिला के रिसीवर के हाथ में अगर वो कैपिटल असेट है तो ही 56(2)(10) में टैक्स लगेगा, अदरवाइज 56(2)(10) में टैक्स नहीं लगेगा। लिख लो, लास्ट करके जो नोट है वो लिख लीजिए आप करके, ठीक है। एक नोट करके लिख लीजिए, एक नोट करके लिख लीजिए, दैट इज द लास्ट नोट। लिखिए, लिखिए सेक्शन 56(2)(10) नॉट एप्लीकेबल, सेक्शन 56(2)(10) not applicable, section 56(2)(10) not applicable,
if asset received as a gift, if asset received as a gift, or if asset received as a gift or acquired for low consideration is a stock in trade. Acquired for low consideration is a stock in trade. Acquired for low consideration is a stock in trade. Full stop. It means 56(2)(10 is applicable. It means 56(2)(10 is applicable. It means 56(2)(10 is applicable only if asset received is a capital asset. Only if asset received is a capital asset. Only if asset received is a capital asset. Done. चलिए आ जाइए आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे एंड मार्क एज अ IMP या LDR. IMP लिखिए या LDR. क्वेश्चन नंबर 5. ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे हो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. तुम्हारे मैसेज ही नहीं आ रहे, मुझे पता नहीं क्यों तुम्हारे मैसेज ही नहीं आ रहे. तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो जैसे वो तुमको करती है. वो तुमको इग्नोर करती है क्या आयुष? कौन करती है तुमको इग्नोर, बताओ. बताएंगे तो बोलता इसीलिए बाल बड़े आए इसने कि खुद ही खुद को प्यार कर सके. ऐसे सेल्फ लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में. हाँ चलिए आ जाइए सब लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है. हाँ देखिए सब लोग क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है. मिस्टर ए इज अ डीलर इन शेयर्स. मतलब मिस्टर ए क्या काम कर रहा है? शेयर का डीलर है. तो शेयर उसके लिए क्या होगा? स्टॉक इन ट्रेड. रिसीव द फॉलोइंग विदाउट कंसिडरेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 फ्रॉम हिज फ्रेंड बी. उसका एक दोस्त है जिसका नाम है बी, और बी से उसको देखो क्या क्या मिला. उसका फ्रेंड, भाई साहब बी करके उसका फ्रेंड है, अच्छी बात है. बी देखो कितना गिफ्ट दे रहा है उसको. सबसे पहला कैश गिफ्ट दिया 75,000 का उसकी एनिवर्सरी पे इस साल में. मुझे बताइए टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? देखो अगर एनिवर्सरी पे कैश गिफ्ट मिला, एग्रीगेट 50,000 से ज्यादा है, टैक्सेबल होगा. दूसरा, इसको बुलियन और दिया जिसका फेयर मार्केट वैल्यू 60,000 है, उसके बर्थडे पे दिया, टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? अरे बोलो टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? टैक्सेबल, क्योंकि 50,000 से ज्यादा है. अब इसको एक प्लॉट और दिया इसके भाई ने, इसके दोस्त ने, मिस्टर बी है उसका दोस्त है, उसने प्लॉट दिया है. अब प्लॉट ऑफ लैंड एट फरीदाबाद ऑन द 1 जुलाई 2024 जिसका स्टैम्प वैल्यू जो है वो 5 लाख रुपया है. ऑन दैट डेट मिस्टर बी हैड परचेज इन 2009. बी ने कब खरीदा था? मुझे क्या मतलब, मेरे को तो गिफ्ट में मिला है जिसका SDV 5 लाख है. मुझे बताओ इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके दोस्त से आपको गिफ्ट में मिलती है जिसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, मींस यहां 5 लाख रुपया है, तो मैं बोलूं 5 लाख रुपया आपके IFOS में टैक्सेबल हो जाएगा. अरे बोलो यस और नो. तो ये 5 लाख रुपया है, ये आपके IFOS में टैक्सेबल हो जाएगा. तो बताऊं मैं ये भी टैक्सेबल. तो देखिए ये पहला वाला 75,000 टैक्सेबल, ये 60,000 भी टैक्सेबल, और ये जो आपका जो 5 लाख है ये भी आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा. ओ दीदी ओ समझो, बालों को बाद में निहारना, पहले ये देख लो करके, ठीक है. ये देख रही है बाल कितने घने हैं. अरे बेटा यहां पे देख लो, मार्क्स ज्यादा होने चाहिए. बाल क्या फर्क पड़ता है, बाल तो वो मतलब वो कौन सा तेल आता है, आदिवासी तेल लगा लेना, ठीक हो जाएंगे. इधर देखो, आ जाइए सब लोग नेक्स्ट लाइन में. देखिए क्या दे रखा है. मिस्टर ए परचेज फ्रॉम हिज फ्रेंड सी हु इज ऑल्सो डीलर इन द शेयर. एक बात बताओ, ये बंदा शेयर खरीद रहा है इसके दोस्त से,
1000 शेयर खरीदे एक्स लिमिटेड के 400 की रेट से, जिसका फेयर मार्केट वैल्यू 600 है, एंड मिस्टर ए सोल्ड दिस शेयर इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस। एक बात बताओ, यहां पे मिस्टर ए का काम क्या है? बोलो क्या काम है? शेयर में ट्रेड करना। तो जो शेयर ये खरीद रहा है वो शेयर क्या स्टॉक इन ट्रेड है या कैपिटल असेट है? और लास्ट नोट आपने क्या लिखा है पता है? कि अगर स्टॉक इन ट्रेड होता है तो आपको 56(2)(10) नहीं लगेगा। तो बेटा यहां शेयर जो है ये स्टॉक इन ट्रेड है, भले उसने कम पे खरीदा है, 600 रुपए का शेयर 400 में खरीदा है, तो बेटा तो भी यहां पे आईएफओएस में टैक्स नहीं लगेगा, यहां पे 56(2)(10) नहीं लगेगा। क्योंकि लास्ट वाला नोट है वो हमने यही लिखा है कि अगर मान लो आप कोई भी स्टॉक इन ट्रेड खरीदते हो तो 56(2)(10) में टैक्स नहीं लगेगा, भले आप लो कंसिडरेशन पे, जैसे पूजा ज्वेलर्स वाला हमने एग्जांपल लिया था, पूजा ज्वेलरी खरीद रही थी, ये जैसे शेयर वाला है तो शेयर खरीद रहा है, तो इसको आईएफओएस में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट फर्दर। ऑन द 1 नवंबर 2024 क्या हुआ? मिस्टर ए टुक अ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ऑफिस बिल्डिंग इसने खरीदा है, जो कि बुक किया था बाय हिम 2 years बैक, मतलब 2 साल पहले बुकिंग कर दी थी प्रॉपर्टी की 20 लाख में, और 2 साल पहले अग्रीमेंट भी हो चुका था, लेकिन अभी वो खरीद रहा है, अब मिला है। जैसे होता है ना अपन प्रॉपर्टी बुक कराने जाते हैं, तो प्रॉपर्टी बुकिंग 2 साल पहले कर दी थी, अग्रीमेंट 2 साल पहले बन गया था, लेकिन अभी उसको वो प्रॉपर्टी मिल रही है। प्रॉपर्टी 20 लाख में उसने खरीदी थी, बुकिंग 2 साल पहले कराई थी, लेकिन अभी उसका पोजेशन अभी मिला, तो जब पोजेशन मिला तब वो बेटा परचेज मानी जाएगी कि परचेज अभी हुई, पोजेशन मिला तब। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज ऑन नवंबर 2024, मतलब अभी जब रजिस्ट्री करा रहे हैं तब उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 32 लाख है, लेकिन ऑन द डेट ऑफ बुकिंग इट वाज अ 23 लाख। जिस दिन उसने बुकिंग कराया था वो बुकिंग वाले दिन 23 का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था, एंड ही हैड पेड 1 लाख बाय अकाउंट पे चेक एज ड्रॉन पेमेंट ऑन द डेट ऑफ बुकिंग। बुकिंग मतलब अग्रीमेंट के दिन जो है उसने 1 लाख रुपया अकाउंट पे चेक से पे कर दिया था। मुझे बताइए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सी डेट का लोगे, रजिस्ट्रेशन या अग्रीमेंट? अग्रीमेंट या रजिस्ट्रेशन? देखो नॉर्मली अपन रजिस्ट्रेशन लेते हैं, बट क्या आईएफओएस में भी सर ऐसा ऑप्शन है क्या कि डेट ऑफ अग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, तो आप अग्रीमेंट के डेट का एसडीवी ले सकते हैं अगर अग्रीमेंट की डेट तक आपने कुछ ना कुछ क्या कर दिया हो, पे कर दिया हो बाय अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। तो इसने अकाउंट पे चेक से जब अग्रीमेंट बना था, बुकिंग कराई थी, तब उसने ऑलरेडी पे कर दिया था, तो यहां पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 32 लाख नहीं लेंगे, सिर्फ 23 लाख लेंगे। अब मुझे बताओ, आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी है जिसका एसडीवी 23 लाख है और जिसका कंसिडरेशन 20 लाख है, डिफरेंस कितना है? 3 लाख है। डिफरेंस क्या 50,000 से ज्यादा है कि नहीं? एंड एसडीवी जो है वो कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है या नहीं है? क्योंकि 20 लाख का कंसिडरेशन है, एसडीवी 23 लाख है, तो डिफरेंस 3 लाख है, वो आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहां पे बेटा, यहां पे जो 3 लाख रुपया है वो इसके लिए आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा इन हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। अब एक बात समझना, आगे क्या दे रखा है। ऑन 1 मार्च 2025 ही सोल्ड द प्लॉट ऑफ लैंड एट फरीदाबाद फॉर द 7 लाख। उसने जो फरीदाबाद वाला प्लॉट है उसने 7 लाख में बेचा। अब फरीदाबाद वाला प्लॉट है, इसके दोस्त ने इसको गिफ्ट किया था। अरे तीसरा पॉइंट ऊपर देखो, अ प्लॉट ऑफ लैंड एट फरीदाबाद, उसके दोस्त ने उसको गिफ्ट किया था जिसका एसडीवी 5 लाख था। तो मैं बोलूं 5 लाख पे वो आईएफओएस में ऑलरेडी टैक्स भर चुका है। तो जब उसने 5 लाख पे आईएफओएस में टैक्स भरा और अब उसने उसको 7 लाख में बेच दिया, तो मैं बोलूं 2 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। अरे बोलो यस और नो, यस और नो, समझा के नहीं समझा? तो देखो टैक्सेबल अदर सोर्सेज में क्या क्या होगा, ऊपर वाला 75,000 टैक्सेबल होगा, वो जो आपको बुलियन मिला वो टैक्सेबल होगा। तीसरा जो प्लॉट है वो 5 लाख पूरा टैक्सेबल होगा। अब आपने लो कंसिडरेशन पे ये जो खरीदा है करके, ठीक है, एक घर खरीदा है, प्रॉपर्टी ऑफिस वाला बिल्डिंग खरीदा है, इसमें 3 लाख पे आईएफओएस में और टैक्स लगेगा। और जब आप फरीदाबाद वाला प्लॉट 7 लाख में बेच दोगे तो कॉस्ट ले लोगे, क्योंकि आपने आईएफओएस में ऑलरेडी 5 लाख पे टैक्स भरा है, तो कॉस्ट 5 लाख आ जाएगी और 2 लाख है, वो 2 लाख पे आपको टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। बोलो समझा के नहीं समझा? यस और नो, यस और नो, बोलो कसम खाओ, यस और नो, यस और नो, अरे बोलो ना यस और नो। चलो कॉपी करो साथ साथ में।
मिस्टर ए, क्वेश्चन नंबर बोलो। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 101, प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26, प्रीवियस ईयर। चलो, माधव बंसल, वो शेयर उसका स्टॉक इन ट्रेड है, मैं नोट लिखवाऊंगा उसका। देखो तो पहले लिखो मिस्टर ए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। समझा क्या? अरे लिखा हुआ, थोड़ा स्क्रॉल करूं, कहां तक हो गया? मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट तक हुआ। लैंग्वेज समझ रहा है? अब तो आप सीख गए पढ़ना। मेडिकल वाले डॉक्टर का लैंग्वेज कैसे समझते होंगे? तो अब आप सीख गए होंगे कि बंदे ने ये लिखा होगा। मैं जानबूझ के घटिया लिखता हूं, जिससे क्या होता है कि आपको ऐसे ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा, हाँ इसमें यही लिखा होगा। क्या हुआ? मुझे समझ में नहीं आया इसने क्या बोला। अच्छा, लेंस कार्ट का प्रमोशन करेंगे ऐसा? ओ, लेंस कार्ट उसका किसका? पीयूष बंसल वाला है ना? शार्क टैंक में तुमको सबसे अच्छा शार्क कौन सा लगता है? अश्नीर ग्रोवर। नहीं, बट अश्नीर ग्रोवर ठीक है, मतलब मेरे को ऐसा ना, मतलब हाँ, मतलब उसको रोस्टिंग बहुत ज्यादा अच्छा करता है, बट ठीक है मतलब। क्या होता है ना, जब आप लाइफ में, ठीक है आप बहुत अच्छे हो, ये हो वो हो, बट किसी को भी बेचारे को ऐसे तो इतना तो बुरा नहीं सुनाना चाहिए ना। हाँ, सिप वाला वो ठीक है। अश्नीर एंटरटेनमेंट के लिए, अश्नीर ग्रोवर इज गुड। मैंने शार्क टैंक ज्यादा देखा नहीं, एक दो एपिसोड देखे, वो भी वो ऐसे ही कुछ आ गए यूट्यूब पे तो देख लिए।
सिपलाइन। रितेश अग्रवाल, रितेश अग्रवाल कौन सा? ओयो वाला, ओयो। ओयो। ये बेचारे उसके बहुत मजे लेते हैं ना, वो एक बंदा है ना वो जो एमबीए चाय वाला, उसको बेचारे को पनौती बोलते हैं ना। अब तो उसने खुद ने ही एक्सेप्ट कर लिया, पता तुमको, वो खुद ही बोलता है, ठीक है। हाँ, उसने वर्ल्ड कप से पहले अफ्रीकन टीम के उसके उसके साथ फोटो डाला था ना, साउथ अफ्रीका वालों के साथ। चलो, प्रफुल्ल बिल्लोर उसका नाम है। आप क्या देखते हो यूट्यूब पे? मैं यूट्यूब पे नॉर्मली कोई ऐसे स्टैंड अप वगैरह में देख लेता हूं। कौन सा स्टैंड अप कॉमेडियन मेरे को अच्छा लगता है? मेरे को बस्सी अच्छा लगता है। आकाश गुप्ता भी अच्छा है। आकाश गुप्ता इज गुड। बस्सी गुड। सबसे अच्छा मुझे लगता है वो बंदा वरुण ग्रोवर करके, ठीक है। तुम वरुण ग्रोवर का स्टैंड अप देखना, यू विल लाइक इट। महेश सिंह का, वरुण ग्रोवर, मुझे वो एक पंजाबी बंदा वो भी अच्छा लगता है, जसप्रीत ऐसा कुछ नाम है ना, जसप्रीत या दिलप्रीत एक बंदा है। ही इज ऑल्सो लाइक अच्छा करता है, मतलब विदाउट एनी वल्गर कमेंट ही इज डूइंग वेरी गुड। आशीष सोलंकी मैंने नहीं देखा। मेरे को वो अभिजीत गांगुली भी कभी कभी ठीक लगता है। अभिजीत गांगुली ठीक है। हाँ, अभिषेक उपमन्यु बहुत अच्छा है, वो अच्छा अच्छा करता है बंदा। अभिषेक उपमन्यु नाम है ना उसका। अभिषेक, हाँ वो अच्छा करता है, बढ़िया करता है। हाँ वो अच्छा करता है। मेरे को मतलब ऐसे देख के एक से घटिया लगता है वो, जैसे हर्ष गुजराल है। हर्ष गुजराल मैं देख लिया, अभी वो अक्षय कुमार वाला कुछ आया था ना भाई, मैंने क्या था। हाँ, बस्सी वाला अच्छा है, मुझे तो बस्सी अच्छा लगता है। मतलब विदाउट एनी लाइक उसका जो स्टोरी नॉर्मल रहता है, बट जो उसका वे है उसको बताने का, दैट इज वेरी नाइस। हाँ, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? मुझे पहले ऐसे चेंज होती रहती है, चेंज होती रहती है। पहले मुझे करीना कपूर अच्छी लगती थी, जब मैं पढ़ता था तब करीना कपूर अच्छी लगती थी। करीना कपूर का कोई एक वो मूवी आया था उस टाइम, पता नहीं कौन सा, उसका और अभिषेक बच्चन का या कौन सा आया था। तो मैंने मेरे रूम में, रूम नहीं वो नहीं, मैंने रूम में फोटो लगा के रखा था उसका, जब मैं कुछ 11th में पढ़ता था। वैसे बोले थे तो आप भी चपरी ऐसा बोल दो एक बार। चलिए, हाँ जी, चलो बोलो डन। हाँ, कंसिडरेशन इज सेलिंग प्राइस या, तो 7 लाख सेलिंग प्राइस है ना, 7 लाख फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कॉस्ट जितने पे आईएफओएस में टैक्स भरा, तो यहां देखना आईएफओएस में ये 5 लाख पे टैक्स भरा ना, जो फरीदाबाद वाला प्लॉट मिला 5 लाख पे टैक्स भरा, तो बेटा यहां पे ये 5 लाख आ जाएगा। ऐसे जाकिर खान भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, जाकिर खान का स्टैंड अप है। उसका एक वो बीच में आता था, पता है तुमको, एकदम घटिया वाली शायरी बोलते थे वो, क्या नाम था उसका? चलो, हाँ बोलो डन। चलो, अब एक बात बताओ मुझे, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 2 बाकी है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7। ए भाई, क्वेश्चन नंबर 7, थाला फॉर द रीजन। चलो क्वेश्चन नंबर 7,
लेकिन कुछ कुछ लोग है ना महेंद्र सिंह धोनी को इतना हेट करते हैं ना भाई साहब, अलग ही लेवल पे। हाँ? नहीं नहीं, तो तुम किसी को सपोर्ट करो ना, हमको क्या फर्क पड़ता है। महेंद्र सिंह धोनी, थाला फॉर द रीजन। चलो उसके लिए, वो क्वेश्चन के लिए एक नोट लिखो, जैसा मैं लिखवाता हूं। वो जो क्वेश्चन आपने किया ना, उसके लिए एक नोट लिखो। लिखो जो मैंने क्वेश्चन कराया उसके लिए एक नोट लिखो अपनी नोटबुक में। लिखो लिखो एक नोट लिखो, लिखो एक नोट। बोल दूं? बोलो। लिखो, सेक्शन 56(2)(10 इज नॉट एप्लीकेबल। सेक्शन 56(2)(10 is not applicable. Section 56(2)(10 is not applicable if asset acquired or received is a stock in trade. If asset acquired or received is a stock in trade. A stock in trade. In the present question, Mr. A is a share dealer. Mr. A is a share dealer. Mr. A is a share dealer. And he acquired shares from Mr. C. And he acquired shares from Mr. C. Mr. C as a stock in trade. As a stock in trade. So section 56(2)(10 is not applicable. So section 56(2)(10 not applicable. So section 56(2)(10 not applicable. So section 56(2)(10 not applicable. Done. चलिए क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट, थाला फॉर द रीजन, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद कंसेप्ट कंप्लीट, गिफ्ट वाला खत्म संपला। ठीक है, कल से सीधा अलग चालू करेंगे डिविडेंड। हाँ, कल से डिविडेंड पढ़ेंगे। हाँ चलो इधर देखो, ए खजूरे पाप लगेगा। इधर देखो, देखो मिस्टर हरी इज अ प्रॉपर्टी डीलर। एक बंदा है हरी जो प्रॉपर्टी डीलर है। sold a building in course of his business to his friend Rajesh, who is a dealer in the automobile spare parts, for the 90 lakh rupees on 1/1/2025, when the stamp duty value is a 150 lakh. देखो बेटा, एक बंदा है हरी जो कि प्रॉपर्टी डीलर है। उसने एक बिल्डिंग उसके दोस्त को बेची जिसका नाम है राजेश, और राजेश ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स का काम करता है। उस दिन जिस दिन बेची वो 90 लाख में बेची है, लेकिन उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 150 लाख है। द अग्रीमेंट वॉज हाउएवर एंटर्ड इनटू 1/9/2024। अग्रीमेंट पहले बन गया था। व्हेन द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वॉज 140 लाख, मतलब अग्रीमेंट की डेट पे एसडीवी 140 था, रजिस्ट्रेशन की डेट पे एसडीवी 150 है। हरी हैड रिसीव द डाउन पेमेंट ऑफ 15 लाख बाय अ क्रॉस चेक फ्रॉम द राजेश ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट। मुझे बताओ एसडीवी कौन सी डेट की लोगे, अग्रीमेंट या रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन की डेट की 150 है, अग्रीमेंट की डेट की 140 है। बट मैंने बोला अग्रीमेंट की डेट की ले सकते हो अगर अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले पहले कुछ ना कुछ पैसा मिल गया हो या दे दिया हो बाय अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट या एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। यहां पे कौन से मोड से है? क्रॉस चेक। तो मैं बताऊं क्रॉस चेक नहीं चलेगा। क्रॉस चेक नहीं चलेगा तो आपको 140 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर आपको रजिस्ट्रेशन की डेट की एसडीवी ही लेनी पड़ेगी। Discuss the tax implication in hands of Hari and the Rajesh, assuming that Hari has purchased the building for 75 lakh in the last year. इस साल आपने बेच दी 1/1/2025 को, आपने 12 जुलाई 2023 को खरीदी थी। 2 साल से ज्यादा का यहाँ टाइम लिमिट वगैरह नहीं है। चलो एक बात बताओ मुझे, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं एक बार। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर सब लोग इधर देखो। एक बात बताओ, एक बिल्डिंग है, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। ये वाली बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग बेच कौन रहा है?
अरे बोलो ना, बेच कौन रहा है? हरी बेच रहा है। एंड गाइस, खरीद कौन रहा है? राजेश खरीद रहा है। सेलिंग प्राइस क्या है? 90 लाख है। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितना है? 1 करोड़ 40 लाख लेंगे या 1 करोड़ 50 लेंगे? 1 करोड़ 50 लेंगे। हम पता है ना अग्रीमेंट की डेट का क्यों नहीं ले पा रहे, ये पता है ना, क्योंकि क्रॉस चेक से पेमेंट है। तो यहां पे अपन 1 करोड़ 50 लेंगे। अब एक बात बताओ मुझे, हरी के लिए, हरी जो है वो प्रॉपर्टी डीलर है? हां, अरे बोलो ना। हां, पहले लाइन में ही दे रखा है। एंड राजेश जो है उसका शेयर कौन सा बिजनेस है इसका? स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है। क्या लिखा हुआ है? स्पेयर पार्ट्स, ऑटोमोबाइल का बिजनेस है। तो राजेश के पास जो बिजनेस है वो ऑटोमोबाइल्स का है। अब एक बात बताओ, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। हरी ने ये बिल्डिंग खरीदी थी, वो खरीदी थी 2023 में। कितना कॉस्ट था? 75 लाख या कितना था? 75 लाख। 75 लाख। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, इधर देखो, इधर देखो, सब लोग इधर देखो। हरी ने ये बिल्डिंग बेची एज अ प्रॉपर्टी डीलर, तो हरी के लिए ये बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड है या कैपिटल असेट है? हरी के लिए ये बिल्डिंग क्या है? और स्टॉक इन ट्रेड, अगर आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है तो आपके लिए सेक्शन 43 सीए लग जाएगी और आपकी इनकम पीजीबीपी हेड में जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे जब आप हरी के लिए देखोगे तो हरी के लिए यहां पीजीबीपी हेड में इनकम जाएगी और पीजीबीपी में आपका सेलिंग प्राइस या जो अपन बोल सकते हैं कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना लेंगे मैं बताऊं? 43 सीए के हिसाब से आपको 1 करोड़ 50 लाख लेना पड़ेगा। अरे बोलो ना। हां, और माइनस इसकी स्टॉक की कॉस्ट है, वो आपने 75 लाख में खरीदा था। तो बेटा मैं बताऊं, यहां 75 लाख रुपया जो है वो 75 लाख रुपया आपके बिजनेस की इनकम बन जाएगी। अब आप बात करो राजेश की। राजेश के लिए एक बात बताओ, राजेश जो है वो, राजेश के लिए ये ऑटोमोबाइल का बिजनेस है, तो जो भी बिल्डिंग खरीद रहा है वो कैपिटल एसेट है उसके लिए। तो बेटा आपको याद रहेगा, तो राजेश के लिए हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 56(2)(10) लगाएंगे, क्योंकि 56(2)(10) क्या बोलती है कि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी लो कंसिडरेशन पे खरीद रहे हो। और दो कंडीशन थी, वो दो कंडीशन कौन कौन सी थी? एसडीवी माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस किससे ज्यादा होना चाहिए? 50,000 से ज्यादा। एंड बेटा आपका एसडीवी कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा होना चाहिए। तो आपके लिए डिफरेंस है वो कहां टैक्सेबल हो जाएगा? आईएफओएस में। अब मुझे बताओ, राजेश के केस में बताओ, एसडीवी जो असेट की है वो 1.5 करोड़ है एंड कंसिडरेशन 90 लाख है। तो मैं बताऊं डिफरेंस 60 लाख जो है ये कहां टैक्सेबल हो जाएगा? आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। ये आपका पहला आंसर रहेगा। अब एक बात समझना, दूसरा क्वेश्चन इन्होंने और पूछा है कि वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ हरी इज अ शेयर ब्रोकर इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी डीलर? एक बात बताओ, हरी तुम्हारा जो है वो अगर शेयर ब्रोकर होता, ये जो हरी है ये तुम्हारा शेयर प्रॉपर्टी डीलर नहीं होता, शेयर ब्रोकर होता, तो मैं बताऊं इमूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल असेट होती, और कैपिटल असेट होती तो कैपिटल गेन लगता, और कैपिटल गेन लगता तो मुझे बताइए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो फिर 50C के हिसाब से 1.5 करोड़ लेते एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो आपका 0.75 करोड़ आता। तो यहां 75 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाता। क्या आ जाता? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब एक बात बताऊं, इसी चीज को प्रैक्टिकली देना चाहिए था, बट इंस्टीट्यूट ने इसी चीज को थियोरिटिकली दिया है। अब थियोरेटिकली ऐसा डरने का नहीं कि सर इतना बड़ा 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 क्या लिखा है करके, ठीक है? तो देखो बड़ा सिंपल है। देखो सबसे पहले हरी अगर मान लो प्रॉपर्टी डीलर है तो हरी के लिए वो प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड है। बोलो स्टॉक इन ट्रेड है। कौन सी सेक्शन लगेगी? 43 सीए लगेगी। 43 सीए क्या बोलती थी? अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा बिजनेस के लिए। बेटा यही चीजें जो है इन्होंने थियोरिटिकली दे रखी है। अब देखो थियोरिटिकली वैसे का वैसे दे रखा है। देखो इन हैंड्स ऑफ हरी, देखिए
In hands of Hari, the provision of section 43 CA would be attracted. Since the building represent stock in trade, he has transferred the same for consideration less than stamp duty value. Stamp duty value exceed 110% of consideration. Under section 43 CA, option to adopt the stamp duty value on the date of agreement can be exercised. SDV as on date of agreement ले सकते हैं, लेकिन only कब? If whole or any part of consideration has been received on or before the date of agreement by account pay check, account pay demand draft, electronic clearing system through bank account. और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम में आएगा आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, यूपीआई, भीम यूपीआई, ये सब चीजें आ जाएगी करके, ठीक है, आधार पे वगैरह ये सब आ जाएगा. इन दिस केस, सिंस द डाउन पेमेंट ऑफ 15 लाख इज रिसीव्ड ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट बाय क्रॉस चेक एंड नॉट अकाउंट पे चेक, सो ऑप्शन कैन नॉट बी एक्सरसाइज. मींस आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा. तो इसके लिए 75 लाख रुपए जो है डिफरेंस आपका SDV 150 एंड कॉस्ट का डिफरेंस है, वो आपकी बिजनेस इनकम बन जाएगी. तो 75 लाख बिजनेस इनकम जो मैंने आपको उस फॉर्मेट में वहां लिख के दिया, इन्होंने थियोरेटिकली लिखा है. अब देखो यहां राजेश के हाथ में क्या होगा, अदर सोर्सेज में जाएगा क्योंकि वो लो कंसिडरेशन पे खरीद रहा है. तो देखो Rajesh is a dealer in automobile spare parts. Since building purchase would be capital asset, the provision of 56(2)(10) लग जाएगा करके. Rajesh who has received the immovable property capital asset for inadequate consideration, मतलब low consideration, difference between SDV and consideration है वो 50,000 से ज्यादा है करके, ठीक है, 50,000 से ज्यादा है. तो और बेटा यहां पे आपका जो क्या बोलते हैं SDV जो है, मतलब SDV जो है वो कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है. तो डिफरेंस 60 लाख है, वो आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा. अब एक बात समझना, अगर ये हरी जो है वो प्रॉपर्टी डीलर की जगह यहां पे आपका हरी शेयर ब्रोकर होता तो यहां कैपिटल गेन आता, बस सेम एज इट इज, कुछ फर्क नहीं आता. यहां कैपिटल गेन आ जाता, इसके लिए तो सेम ऐसे का ऐसा रहेगा, कुछ भी फर्क नहीं है. यहां सिर्फ कैपिटल गेन आ जाता, मींस 75 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा. तो जो मैंने यहां पे आपको ये कराया ना, ये का ये है, इन्होंने सिर्फ जो है वो एज इट इज है, वो थियोरेटिकली दे रखा है, तो उससे डरने की जरूरत बिल्कुल भी आपको नहीं है. चलिए, तो यहां पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और क्वेश्चन यहां पे आपका ये कंप्लीट हो गया. अब एक बात समझिए, आपका जो बाकी वाला जो है वो अपन कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. आप लोगों को आज घर पे जाके कुछ नहीं करना, जो मैंने बोला है वही करना है. क्या कल जो पढ़ा था वो और आज जो पढ़ा है, आज जो पढ़ा है ना वो थोड़ा एडवांस लेवल का है. आज जो पढ़ा है वो एडवांस, क्योंकि आप देख रहे हो कहीं बिजनेस भी आ रहा है, कहीं कैपिटल गेन भी आ रहा है, कहीं अदर सोर्सेज भी आ रहा है. तो आज जो पढ़ा है वो थोड़ा एडवांस लेवल का है. तो प्लीज आज जो पढ़ा है वो आप एक बार रिवाइज करके आएंगे. चलिए आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करते हैं. थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड.